हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन देखते हैं 86 जो बीएनएसएस में नई जुड़ी है। उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। न्यायालय पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति या इसके ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी की लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर। ठीक है, न्यायालय से अनुरोध कौन कर रहा है? पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति से ऊपर का कोई पुलिस अधिकारी लिखित में कर रहे हैं। अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार किसी सिद्ध दोष उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा। तो न्यायालय किसके अनुरोध पर? पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से ऊपर की पंक्ति, पुलिस आयुक्त या इससे ऊपर की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के लिखित अनुरोध पर क्या करेगा? धारा 8 में जो अध्याय 8 में जो प्रक्रिया दी गई है, अध्याय 8 भी इसमें नया जुड़ा है, उसमें जो प्रक्रिया दी गई है उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और उसकी कुर्की और उसकी जब्ती से संबंधित, तो इसके संबंध में या तो संबंधित न्यायालय को, या ऐसी कुर्की जिले से बाहर या राज्य के बाहर हुई है तो संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से ऐसा अनुरोध करेगा कि वो अध्याय 8 में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की जब्ती से संबंधित जो कुछ प्रक्रिया चल रही है उसको बताए, प्रक्रिया का आरंभ करें। ऐसा अब आ गई सेक्शन 87 सीआरपीसी की सेक्शन 84 कुर्की और दावे के बारे में आपत्तियां। तो धारा 85 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर जो व्यक्ति उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसकी कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उसमें कोई हित है और ऐसा हित धारा 85 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता, ऐसा ही तो उस दावे की आपत्ति की जांच की जाएगी और फिर वह पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि जहाँ धारा 85 में कुर्की की जा रही है, ठीक है, तो कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, उद्घोषित व्यक्ति नहीं है, उससे कोई भिन्न व्यक्ति है और वो ये दावा करता है कि जो संपत्ति कुर्क की गई है उसमें उसका हित है, उस कुर्क संपत्ति में उसका हित है, ऐसा कोई दावेदार या फिर कोई आपत्ति करता है, उसका हित है और वो कहता है कि धारा 85 के अधीन उसका हित कुर्क नहीं होना चाहिए, तब न्यायालय इस दावे और आपत्ति की जांच करेगा, फिर उसको पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या नामंजूर कर, या तो पूरी तरीके से उसके दावे को मान लिया जाएगा या उसके दावे को कुछ % तक माना जाएगा, भागतः माना जाएगा, या उसके दावे को नामंजूर कर दिया जाएगा। तो ऐसा न्यायालय कर सकेगा। इसके प्रोवाइजो में दे दिया, परंतु ऐसी अनुज्ञात अवधि में कोई दावेदार या आपत्ति करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल आर जो हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो उस बात को चालू रख सकते हैं। वो उस अवधि के दौरान विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा ऐसे दावे को चालू रखा जा सकता है। ये सेक्शन ये कह रही है। आगे इसका क्लोज सेकंड कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन दावे आपत्ति उस न्यायालय में जिसमें कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था या दावे या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में तो जो धारा 85 की उपधारा 2 के अधीन प्रश्नांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है तो उस जिले में जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जाएगी। अब ये है कि ऐसी कुर्की के लिए दावे या आपत्ति कहाँ पर लगाई जाएगी? तो उस न्यायालय में लगाई जाएगी जिस न्यायालय में ऐसी कुर्की की गई है, और जहाँ की कुर्की किसी अन्य न्यायालय में की गई है तो वहाँ उस जिले में जिसमें कुर्की की गई है वहाँ की CJM के पास, उस न्यायालय में CJM के न्यायालय में की जाएगी। इसका क्लोज 3 कह रहा है लेकिन ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय के द्वारा की जाएगी जिसमें वह किया गया था, जिसमें ऐसा दावा किया गया था ना, उस न्यायालय के द्वारा ऐसे दावे आपत्ति की जांच की जाएगी। लेकिन अगर CJM चाहे, पर प्रोवाइजो इसका दे रखा है कि अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे तो इस चीज़ को निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है। अगर वह चाहे तो ऐसा दावे या आपत्ति जो है वो अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है कि आप इसका निस्तारण करें। अब इसका क्लोज 4 कह रहा है, क्लोज 4 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति या दावे को उपधारा 1 के अधीन आदेश के द्वारा पूर्णतः या भागतः मान, किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई दावा किया और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर कर दिया गया, तो ऐसे आदेश की तारीख से
1 वर्ष के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसके लिए वो दावा करता है सिविल वाद संस्थित कर सकता है और वह आदेश ऐसे वाद की यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चायक होगा। वाद संस्थित कर सकता है और उस वाद का जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन इस आदेश पर प्रिवेल करेगा। ठीक है, इस आदेश पर वो डिसीजन प्रभावी होगा हमेशा वारंट मामले और सिविल मामले में दिया गया जो निर्णय है वो वारंट मामले में या क्रिमिनल मामले में दिए गए निर्णय पर प्रभावी होता है। अब जैसे सेक्शन 87 थी, इसमें स्टार्टिंग में तो बताया कि कोई दावे आपत्ति ले आएगा और ये कहाँ ले आएगा, ये CJM के न्यायालय में ले आएगा। तो पहले तो इसकी क्रिमिनल प्रोसीजर बता दी कि CJM के न्यायालय में लाएगा। CJM अपने अधीनस्थ को सौंप सकता है, वो देखेगा कि उसका पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में उसका हित है या नहीं है। लेकिन जब CJM के द्वारा उसके दावे या आपत्ति को मना कर दिया जाता है, CJM ने उसके दावे या आपत्ति को मना कर दिया, तो वो 1 वर्ष के भीतर सिविल दावा ला सकता है और सिविल दावे में जो भी निर्णय डिसीजन दिया गया है वो इस पर क्रिमिनल मामले में दिए गए डिसीजन पर प्रिवेल करेगा। ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 88 CRPC सेक्शन 85। तो इसे हम समझते हैं कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त कर देगा। अगर वो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, ऑफेंडर नहीं है, अभी प्रोक्लेम्ड पर्सन है, वो पर्टिकुलर समय में हाजिर हो जाता है तो न्यायालय उसकी संपत्ति को अटैच नहीं करेगा। ठीक है, अटैच करने का आदेश से भी रिलीज कर देगा उसे। और यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय पर हाजिर नहीं होता है तो वो जो संपत्ति है वो कुर्क कर ली जाएगी और वह सरकार के वैनाधीन होगी और विक्रय जो है वो कुर्की की तारीख से 6 माह के अवसान के पश्चात किया जाएगा। कुर्की की तारीख से 6 महीने के बाद में विक्रय किया जाएगा। तो कुर्की की तारीख से 6 महीने के बाद में विक्रय हो जाने पर एक सिचुएशन ये आ गई तथा धारा 87 के अधीन कोई दावे या आपत्ति की गई है उसका निपटारा होने पर कोई भी विक्रय कब किया जाएगा। एक तो कुर्की की तारीख से 6 माह का अवसान हो गया और दूसरा क्या है कि धारा 87 के अधीन कोई वाद या आपत्ति थी उसका दावा या आपत्ति थी उसका निपटारा हो जाने पर, किंतु यदि ऐसी कोई संपत्ति शीघ्रतः या प्रकृत्या क्षयशील है या न्यायालय के विचार में ऐसे विक्रय करना स्वामी के लिए फायदेमंद है तो वह इन सब दशाओं में किसी भी दशाओं में भी न्यायालय ठीक समझे तो उस संपत्ति का विक्रय कर सकता है। तो अब ये क्लोज सेकंड बता रहा है कि कोई सी संपत्ति का विक्रय कब किया जाएगा। सबसे पहली दशा है कि संपत्ति का विक्रय जो है अगर उद्घोषित व्यक्ति हाजिर नहीं होता तो राज्य सरकार करेगी संपत्ति का विक्रय। और कब किया जाएगा, कुर्की की तारीख से 6 महीने के भीतर 6 महीने का अवसान हो जाने के पश्चात किया जाएगा। और दूसरा है कि जहां धारा 87 के अधीन दावे आपत्ति का निपटारा हो गया है तो उसके पश्चात किया जाएगा। लेकिन अगर ये लगता है न्यायालय को ऐसी कोई संपत्ति है जो शीघ्रतः या प्रकृत्या डिस्पोज ऑफ होने वाली है और उसको बेच देने से ही कुछ थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है तो उस किसी भी दशाओं में न्यायालय जब भी ठीक समझे उसका विक्रय करवा सकता है। अब इसका क्लोज 3 क्या बोल रहा है कि यदि कुर्क की गई संपत्ति के 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति धारा 2 के अधीन राज्य के वैनाधीन रही है और कुर्क कर दी गई है उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से संपत्ति कुर्क की गई थी या तो उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से संपत्ति कुर्क की गई थी, ठीक है, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है, ठीक है, या तो उस न्यायालय के समक्ष हाजिर हो रहा है जिसके आदेश से संपत्ति कुर्क की गई थी या ऐसे न्यायालय के समक्ष जिसके समक्ष ऐसा न्यायालय जिसके अधीनस्थ है तो स्वेच्छा से हाजिर होता है या पकड़ कर लाया जाता है। ठीक है, या तो स्वयं हाजिर हो रहा है या पकड़ कर लाया जा रहा है। और न्यायालय का समाधानप्रद रूप से न्यायालय को यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था या नहीं छुपा था, उसे ऐसी उद्घोषणा की सूचना ही नहीं मिली थी, ठीक है, जिससे कि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर हो सके, तो वह ऐसी संपत्ति का या उसके विक्रय के शुद्ध आगमों का या उसका केवल भाग विक्रय किया गया है तो विक्रय के शुद्ध आगमों और अवशिष्ट संपत्ति का कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों का परिधान कर दिया जाएगा।
तो इसका थर्ड क्लॉज अगर हम मोटा मोटी समझे अपनी लैंग्वेज में तो ये कह रहा है कि थर्ड क्लॉज, अगर कोई व्यक्ति कुर्की के पश्चात 2 वर्ष के भीतर हाजिर हो जाता है, ठीक है, कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर, कुर्की के पश्चात नहीं, कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर हाजिर हो जाता है, और कौन से कोर्ट के पास वो हाजिर हो रहा है, या तो जिस कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है उसके पास, या फिर उस कोर्ट के पास जिसके अधीनस्थ वो कोर्ट है, ठीक है, जो उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसा न्यायालय अधीनस्थ है, स्वेच्छा से हाजिर हो रहा है या पकड़ कर लाया जा रहा है। फिर वो न्यायालय को इस चीज़ का समाधान कर दे रहा है कि वो फरार नहीं हुआ था, उस पर वारंट का निष्पादन नहीं किया गया था और छुपा नहीं था, उसे ऐसी उद्घोषणा की सूचना ही नहीं मिली थी जिससे कि वो पर्टिकुलर समय में न्यायालय के समक्ष हाजिर हो सके, और न्यायालय का इन सभी बातों पर समाधान हो जाता है कि वो बोनाफाइडली ऐसा काम हुआ है उससे, तो न्यायालय जो विक्रय किए गए थे ना, उसके जो संपत्ति उसकी विक्रय की गई थी उसके शुद्ध आगमों को, विक्रय की जो शुद्ध आगम है उनको, या कोई अगर कोई अपशिष्ट संपत्ति बची है या ऐसे विक्रय का कुछ भाग बचा है तो उसके शुद्ध आगमों को, या कुर्की के परिणाम स्वरूप सारे खर्चे जो कोर्ट के जितने खर्चे लगे हैं कुर्की करवाने में, उसके लिए नीलामी भी करवानी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है, तो इसमें जितने भी खर्चे लगे उन सब खर्चों का अगर वो परिधान कर देता है, चुका देता है, उसके बाद जो उसके शुद्ध आगम बच रहे हैं वो न्यायालय उसे लौटा देगा। इस तरीके से अपनी सेक्शन 88 कंप्लीट हुई। सेक्शन 89 CRPC सेक्शन 86 ये क्या कह रही है कि कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश की अपील। कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए अब जैसे क्लॉज 3 में उस व्यक्ति ने आवेदन किया ना, और अगर ऐसे आवेदन को न्यायालय ने नामंजूर कर दिया तो इसकी अपील होगी। तो धारा 88 की उपधारा 1 की 3 के अधीन कोई निर्दिष्ट व्यक्ति संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के परिधान से के इनकार से व्यथित है कि भाई न्यायालय ने उसे नहीं दिया, तो उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लेखित न्यायालय के दंडादेश की साधारणता अपील होती है। तो उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें इसकी ऐसे न्यायालय की साधारणता अपील होती है, उन न्यायालयों में इसकी अपील कर सकेगा। इस तरीके से कुर्की का उद्घोषणा एवं कुर्की का जो ये प्रोसेस था ये कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट क्लास में आगे के सेक्शन देखेंगे।